अस्सलाम वालेकुम। आज तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा सेटबैक है कि फैसल वोडा जो पहले अपनी कौमी असम्बली की रुकनियत छोड़कर सेनेटर मुंतखब हुए थे, उनके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने आज एक फ़ैसला जारी कर दिया। और वो मामला जो पिछले 4 सालों से एक अदालत से दूसरी अदालत, एक अपील से दूसरी अपील घूम रहा था, पिंग पोंग हो रहा था, और उनके बचने की या उनको बचाने की कोई तदबीर लड़ाई जा रही थी कि कोई ऐसा तरीका निकला है कि उनको बचा लिया जाए, वो बच नहीं पाए। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला लिखा है उसके मोटे मोटे नुकात बता दूं, फिर आगे मज़ीद बताता हूँ। दोहरी शहरियत जो केस था उसमें इनका सेनेटर का नोटिफिकेशन वापस लेने का हुक्म दिया। फैसल वोडा कागजात नामजदगी दाखिल कराते वक्त भी अहल नहीं थे। जिस वक्त वो कागजात नामजदगी दाखिल कर रहे थे, कागजात नामजदगी उन्होंने दाखिल किए अपने 7/6 जून की 7 तारीख को उन्होंने फॉर्म भरा, और 18/6 जून की 18 तारीख को वो कागजात मंजूर हो गए। उस वक्त ये ड्यूअल नेशनल थे, ये सिर्फ पाकिस्तानी नेशनल नहीं थे। और फैसल वोडा ने गलत बयान हल्फी जमा कराया और गलत बयानी की। ये इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला है कि जिस वक्त ये फॉर्म भर रहे थे और अपना हल्फनामा दे रहे थे, उस वक्त तो ये ड्यूअल नेशनल थे, तो इन्होंने झूठ बोला। और झूठ बोलने की सज़ा जो आईन पाकिस्तान देता है, फैसल वोडा का तर्ज अमल 62(1)(f) के ज़ुमरे में आता है। वो सादिक और अमीन नहीं रहते। ये सादिक और अमीन काफ़ी लोगों के ऊपर भारी पड़ चुका है, और मुझे लगता है कि शायद कुछ और के ऊपर भी भारी पड़ेगा। जैसे जैसे मामला खुलेंगे तो जो असूल का इतलाक़ एक पे हुआ है वो दूसरे पे भी होगा। तो ये जो ड्यूअल नेशनल वाला केस है, ये पहले भी कई लोगों की ज़िंदगियां ले चुका है, उनका पॉलिटिकल कैरियर, और ये मज़ीद भी मुझे लगता है अभी कुछ लोगों के ऊपर लागू होने का काफ़ी कभी इम्कान मौजूद है। फैसल वोडा मेंबर कौमी असम्बली बनने से लेकर अब तक की मराद 2 माह में वापस करें। एक एज़ मेंबर नेशनल असम्बली वो क्योंकि वज़ीर भी थे, जितनी मराद ली हैं सारी वापस करिए। फैसल वोडा अपनी गलती पर पर्दा डालने के लिए नशिस्त मुस्ताफ़ी हो गए, जिससे मामला मज़ीद मशकूक हो गया। जिस दिन सेनेट का इंतखाब हो रहा था, कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दिया और सेनेटर मुंतखब हो गए, और अदालत को जाके बता दिया, हाई कोर्ट को, कि मैंने तो कौमी असम्बली की रुकनियत ही छोड़ दी है। तो अदालत ने वो मामला इलेक्शन कमीशन में भेजा, और इलेक्शन कमीशन ने आज वाज़ेह हुक्मनामा जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के ये हमारे जो साथी जुल्करनैन वो ऑर्डर की कॉपी लेकर आए हैं, उसका पैरा 34 है, और वो पैरा 34 कहता है कि इन ऑर्डर टू फर्दर प्रोव द मैटर द कमीशन ऑल्सो अप्रोच द US कॉन्सुलेट ऑन 14 जनवरी। जो इलेक्शन कमीशन था उसने 14 जनवरी को अमेरिकी जो कॉन्सुलेट ऑफिस है उसको एक ख़त लिखा कि इन रिस्पांस टू विच द कौंसलर जनरल कराची, जिसके जवाब में जो अमेरिका का कौंसल जनरल है कराची के अंदर, उसने 26 जनवरी को एक जवाब दिया और कंफर्म किया दैट द सर्टिफिकेट ऑफ लॉस ऑफ नेशनलिटी, कि जो फैसल वोडा की शहरियत तर्क करने का हुक्मनामा है वो 25 जून को जारी हुआ। तो 7 तारीख को कागजात नामजदगी दिए, 18 को कबूल हो गए। दोनों वक्तों में वो ड्यूल नेशनल थे। 25 को हुक्मनामा जारी हुआ, यानी कि वो जो हल्फनामा था वो काबिल कबूल था ही नहीं, वो गलत बयानी थी। ये इलेक्शन कमीशन ने अपने हुक्मनामे के अंदर ये चीज़ शामिल कर दी है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उन्होंने आज एक ख़िताब किया है, जो हम प्रोग्राम के अंदर दूसरी खबर शामिल करेंगे। वो बड़ा इंटरेस्टिंग ख़िताब है। इंटरेस्टिंग इस सेंस में है कि उस खिताब के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने कोई 18 दफ़ा, मतलब आई एम सरप्राइज़ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तकरीर कर रहे हों और 18 दफ़ा एक ही खिताब के अंदर, ये 10-20 खिताब नहीं है, एक ही खिताब के अंदर चोर और डाकू, चोर और डाकू, चोर और डाकू पोलिटिकल अपोनेंट को कह रहे हैं। अब सियासी हरीफ हैं उनके, जो उनको बुरे अलकाबात से पुकारना बहुत ज़्यादा मुनासिब नहीं लगता, क्योंकि जिस ऑफ़िस में ये बैठे हैं वो प्राइम मिनिस्टर का ऑफ़िस है, वज़ारत उज़्मा है, बहुत बड़ा है। उस ऑफ़िस की जो आन शान है उससे ही मुताबिकत नहीं रखता ये लबो लहजा। आप बताइए कि जो करप्ट लोग हैं उनको इक़्तिदार में नहीं आना चाहिए, करप्ट लोगों का सियासत में हिस्सा नहीं होना चाहिए, लेकिन चोर और डाकू के अलकाबात। और दाएँ बाएँ कैबिनेट में देखें तो 10-20 केस अंदर लगे हुए हैं। अभी कल समा ने एक स्टोरी चलाई है। तो ऐसे में या तो शीशे के घर में आप बैठे ना हो तो फिर तो ठीक है, या आपका लेवल वो हो कि आपके दाएं बाएं सारे वो ऐसे हों कि पवित्र हों बिल्कुल ही, उनके ऊपर कोई बंदा उंगली ना उठा सके। ऐसी सूरत हाल भी नहीं है। काबीना के अंदर बेशतर लोग वो हैं जिनके ऊपर किसी पे चीनी स्कैंडल का, किसी पे LNG स्कैंडल का, किसी पे अद्वियात स्कैंडल का इल्ज़ाम लगा हुआ है। और मुखालफिन के लिए लबो लहजा, उसमें इतनी कड़वाहट अच्छी नहीं लगती। सुनिए क्या कहा उन्होंने। ये जो सारे चोरों का टोला भी इकट्ठा हुआ है, सारे चोर इकट्ठे हुए हैं, एक दूसरे को चोर कहते थे। 2 चोर बड़े बड़े डाकू, बड़े बड़े चोरों को, सिर्फ छोटे चोरों को पकड़े, छोटे चोरों को जेलों में डालो, बड़े चोरों को पकड़ो ना। बड़े चोरों की चोरी तो मुल्क को तबाह करती है। छोटे छोटे चोर कितनी चोरी कर लेंगे। बड़े चोर जो मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर लेके जाते हैं, इन चोरों को आप, वो एक चोर दूसरे चोर से मिलने जा रहा है,
मैं इन डाकुओं के टोलों को एक आखिर पैगाम देना चाहता हूँ। वो चेकबुक चोरी के पैसे से पैसा चोरी करके बाहर पैसा ले जाए। इंटरेस्टिंग यह है कि आप मुखालफिन को चोर डाकू कहते रहिए, लेकिन चोर डाकू साबित करना कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर ज़रूरी होता है। शरीफ फैमिली या जरदारी फैमिली, इमरान खान को अपनी सियासत का एक क्रेडिट ज़रूर मिलेगा कि जिस ज़माने से इन्होंने धरना देकर ये करप्शन के ऊपर आवाज़ उठानी शुरू की थी, तो पीपल्स पार्टी की जो टॉप टियर है, जिसमें जरदारी फैमिली को कह लीजिए, आसिफ अली जरदारी, और दूसरी तरफ से शरीफ फैमिली, दोनों के ऊपर लोगों के अंदर एक राय ज़रूर बन चुकी कि वो करप्शन में मुलव्वस रहे हैं। करप्शन के इल्ज़ामात भी, वो फेक अकाउंट्स वाले आ गए, फलूदे वाला आ गया, कुल्फ़े वाला आ गया, कोई सरिये वाला, कोई पापड़ वाला, पता नहीं कहाँ कहाँ से वो बंदों के नाम आ गए। लेकिन जब तक अदालत से सज़ा हो ना, तो आप तो जज हैं नहीं, मुंसफ़ आला आप तो नहीं है, काजी भी नहीं है कि आपने हुक्मनामा जारी किया और दूसरे बंदे को फांसी हो जानी है। अब जो केस था बड़ा इंटरेस्टिंग है। शहबाज शरीफ, उनके ऊपर बड़े वो केस एक मौजूद है, उसमें कई अरब रुपया इन्वॉल्व है, और वो पैसा बहुत सारे जो कारोबारी लोग हैं वो घुमा के लेकर आते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग भी हो सकती है, टैक्स एवेजन भी हो सकती है। अभी पेंडिंग है केस उसके ऊपर। शहजाद अकबर वो एक केस जो था इनिशिएट करके कोई 1001 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, जिसमें पूरी कौम को उन्होंने मुश्ताक चीनी की और मंजूर पापड़ वाले की कहानियाँ सुनाई हैं। आज प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच के अंदर उसका जिक्र किया, लेकिन उस केस का अंजाम देखिए। आज एक डॉक्यूमेंट्स का पूरा पलंदा है जो द न्यूज़ में आज स्टोरी शाया हुई है। मुर्तज़ा अली शाह ने वो स्टोरी फाइल की है, तो उनसे मैंने ये डॉक्यूमेंट्स हासिल किए। कोर्ट ऑर्डर है, कोर्ट रिकॉर्ड है, मैं इस्लामाबाद में बैठ के तो हासिल नहीं कर सकता था, ये बरतानवी अदालत का रिकॉर्ड है। तो वहाँ जो उनकी नेशनल क्राइम एजेंसी की तहकीकात हैं, वो अदालत के पास गए और फ्रीजिंग ऑर्डर हासिल किया, एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर, कि हमें एसेट फ्रीज़ करने हैं शहबाज शरीफ के और सुलेमान शहबाज के। हमें शक है कि ये पैसा जो इनके अकाउंट्स में पड़ा है और जो इनके पास वहाँ 2 असासे हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए पैसा यहाँ लाया गया, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। उन्होंने एसेट फ्रीजिंग का ऑर्डर हासिल किया। उसके बाद 1 साल पूरा तहकीकात की। 1 साल तहकीकात के बाद, 1 साल की तहकीकात जो यूके में भी हुई और दुबई में भी हुई, दूसरी डेस्टिनेशंस में भी हुई। 1 साल के बाद मजिस्ट्रेट की अदालत में सितंबर 2021 के अंदर वही अदालत, वही नेशनल क्राइम एजेंसी दोबारा जाती है मजिस्ट्रेट की अदालत में, और मजिस्ट्रेट की अदालत का हुक्मनामा जारी हो जाता है कि हम ये फ्रीजिंग ऑर्डर ख़त्म कर रहे हैं। फ्रीजिंग ऑर्डर तब ख़त्म होता है कि जब किसी के पास कोई सबूत ही ना हो। और ये केस इनिशिएट हुआ, अगर वो पूरी रिपोर्ट पढ़ें नेशनल क्राइम एजेंसी की, तो वो रिपोर्ट बताती है कि एसेट रिकवरी यूनिट जो शहजाद अकबर का था, उसने वहाँ कंप्लेंट की कि ये पैसे यहाँ से गए हैं, और शहजाद सलीम साहब जो नैब में काम कर रहे थे, उन्होंने ताबून का यकीन दिलाया कि आप करिए, हमारे पास सबूत हैं, हम आपको सबूत देंगे, इसके ऊपर पकड़ करके इनको सज़ा दिलवाएंगे। तो अब अंजाम यह है कि वो वहाँ से वो तो शहबाज शरीफ तो ये कागज़ सारा दिन लहराएगा कि ये देखें मेरे तो बरतानवी अदालत से मुझे रिहाई मिल गई, मेरे ऊपर तो केस ही कोई नहीं है। तो या तो शहजाद अकबर आपको डबो गया है, तो या आपके जो लॉ के एडवाइज़र हैं वो आपको डबो गए हैं। बग़ैर केस के दावे बड़े बड़े करे जाएं और वो साबित ना हो सके, तो जुर्म किसी ने किया भी होगा तो वो उसमें से साफ़ सुथरा नहाया हुआ बाहर निकल आएगा। तो ये एक अफसोसनाक सूरत हाल है, कोई बहुत इंप्रेसिव परफॉर्मेंस नहीं है आपकी। पीटीआई का मेन स्लोगन था ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, उसी के अंदर नाकामी, उसी के अंदर फेलियर। दूसरा उनका वो आजकल क्योंकि नो कॉन्फिडेंस का ऊपर बहुत दबाव है, मुझे लगा कि प्राइम मिनिस्टर की आज की तकरीर डायरेक्टेड थी, टारगेटेड थी, और वो नो कॉन्फिडेंस जो दबाव महसूस कर रहे हैं उसकी झलक भी नज़र आई। तो उन्होंने 2 ख़ानदानों के ऊपर भी कुछ बोला है, दिखाएगा जी। मैं इन डाकुओं को एक आखिर पैगाम देना चाहता हूँ, तुमने जो भी करना है, मैं 3-3.5 साल से सुन रहा हूँ, आज गया तो कल गया और परसों गया, तो जल्दी पड़ी हुई है सबको कि जल्दी जल्दी इसको फारग करो, नहीं तो हम सारे इकट्ठे चले जाएंगे जेल में। बजाय पेट फाड़ के पैसा निकालने के आप पेट इकट्ठे मिल रहे हैं। 20 साल पहले दोनों गाड़ियां एक दूसरे को चोर कहते थे। मुल्क के बनाने का मकसद ये तो नहीं था कि टाटा और बिरला की जगह शरीफ और जरदारी अमीर हो जाएं। ये बड़े बड़े डाकू जो लूट रहे थे, मैंने 25 साल पहले जहाद इनके खिलाफ शुरू की थी। 1.5 घंटे की तकरीर जो जॉब एप्लीकेशन होती है असल में, कि जी मैं फिर से मुझे मौका मिल जाए। एक पार्टी का लीडर है, 13.5 साल हो गए, उर्दू भी नहीं सही तरह बोलनी आती, बारिश होता है तो पानी आता है। आप अभी बारिश आती है तो पानी आता है, आपको पता है कि लोगों की हालात क्या है। वो जरदारी साहब वो चेकबुक चोरी के पैसे से आ गया लोगों को खरीदने के लिए, कभी किसी को पॉलिटिशियन को खरीदता है, कभी किसी को खरीदता है। ये
प्राइम मिनिस्टर के बड़े बड़े वो स्टेटमेंट्स हैं जो पिछले तकरीबन 4 साल से जितनी दफ़ा भी वो एड्रेस करते आपको नज़र आए, वो खा कोई यूएन का फोरम हो, किसी फ़ॉरेन मिशन पे गए हों, वो पाकिस्तानी अवाम से खिताब कर रहे हो, बिज़नेस कम्युनिटी, लबो लहजा कुछ ऐसा ही रहता है। लेकिन आज कड़वाहट पहले से बहुत ज़्यादा थी। जो हमारे माजी के भी सियासतदानों के रवैये हैं वो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। आप शहबाज शरीफ का बयान सुने ज़रदारी के लिए क्या कहते थे, या ज़रदारी का बयान सुने नवाज़ शरीफ के लिए क्या कहते थे, अब वैसा ही लबो लहजा इमरान खान का उन लोगों के लिए। तो पता नहीं हमारी सियासत कब वो इसके अंदर वो मेचोरिटी का लेवल आएगा कि जो लोगों के मसाइल हैं उस पर तवज्जो दें, अपने गवर्नेंस के इशू उसके ऊपर बात करें, जो मुआशी मसाइल हैं जिनको संभालने में नाकाम रहती हैं हुकूमतें उसके ऊपर तवज्जो देने की बजाय सारे कीड़े पिछलों पे निकालते रहते हैं। चाहे 5 साल अपने पूरे होने पे आ जाएं, कीड़े पिछलों पे ही निकालने हैं कि कीड़े उसी में ही थे, इसलिए ये मसाइल हैं। सुनिए कुछ हमने इनके प्राइम मिनिस्टर के आज के बयानात से ही जरदारी साहब और शहबाज साहब के भी बयानात इकट्ठे किए हैं कि वो क्या कमालात करते थे। पे आ रहा है जनाब, वो एक चोर दूसरे चोर से मिलने जा रहा है, उसी के ऊपर कह रहा था पेट फाड़ के पैसे निकालूंगा, आज उसको मिल रहा है। जनाब आसिफ जरदारी साहब, आपके पेट से एक एक पाई निकलवा कर इस कौम के किस्मत में शामिल करेंगे। 30 साल पहले दोनों गालियां एक दूसरे को चोर कहते थे। अब अगर हमने मियाँ को छोड़ दिया तो शायद अल्लाह भी हमें माफ न करे। कौमी चोर है, ऐसे दरिंदे को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि ये धरती पे बहुत नासूर हो चुका है। इस जरदारी को लाड़काना कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। जरदारी को जेल ये नून लीग ने डाला था। जरदारी तुम्हें और तुम्हारे लुटेरे साथियों को इसी चौक के ऊपर उल्टा लटकाएंगे। उसका पेट फाड़ के पैसा किसने निकालना था? तहरीक इंसाफ ने नहीं निकालना था। जनाब आसिफ जरदारी साहब, आपके पेट से एक एक पाई निकलवा कर इस कौम के किस्मत में शामिल करेंगे। तो जरदारी का पेट फाड़ के तो शहबाज शरीफ भी पैसा नहीं निकाल सके, और ना इन दोनों का पेट फाड़ के इमरान खान निकाल सके। वजह क्या थी कि अपना इंतकाम निकालने की या अपनी सियासत चमकाने की तो कोशिश थी, किसी ने अदारे को मजबूत करने की, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को बेहतर और शफाफ करने की कोशिश नहीं की। ये नाकामी पहली हुकूमतों की भी थी और उससे भी बड़ी नाकामी इमरान खान की है, क्योंकि इनका मेन स्लोगन ही ये था, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, तहरीक इंसाफ, एहतसाब। वो कहाँ पर गया सारा कुछ 4 सालों में? वो जिसके ज़िम्मे लगाया था, जिसने इस काम का बीड़ा उठाया था, वो डुबो के इस काम को खुद बाहर चला गया, या जहाँ पे भी चला गया, बहरहाल अभी वो एडवाइज़र नहीं है। तो ये प्रोसेस इस तरीके से तो आगे नहीं चल सकता, डिसक्रेडिट होगी तहरीक इंसाफ इस वजह से। और आज जो उनके एक कैबिनेट के मिनिस्टर थे, अब तो वो आज अदालत से, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, उन्होंने कहा कि आपके ऊपर भी 62(1)(f) लगेगी क्योंकि आपने गलत बयानी की है। तो ये प्रोग्राम का हमारा महफल इन 2 खबरों पे ही रहेगा। आज जो शुरा है हमारे साथ सेनेटर ओन अब्बास भप्पी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक हैं PMLN से, और कादर मंदो खेल साहब जो ये केस लेकर फैसल वाडा के ख़िलाफ़ गए थे। तीनों हमारे साथ मेहमान हैं, सबको खुश आमदीद कहूँगा। कादर मंदो खेल साहब, सबसे पहले तो आज आपने केस जीता है, बड़ी तगोदो करनी पड़ी आपको, 4 साल मेहनत करनी पड़ी। फैसले के ऊपर पहले आप ही बता दीजिए सबसे पावरफुल स्टेटमेंट क्या है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, जो आइंदा से भी ऐसे मसलों पे नज़ीर बनेगी? सबसे पावरफुल स्टेटमेंट तो ये है इलेक्शन कमीशन का कि उन्होंने ये कहा कि फैसल वाडा साहब ने अपनी कंडक्ट से इस केस को मशकूक बनाया। वो कंडक्ट क्या था? एक ही जुमले पे मेरा पूरा केस है। निधि मलिक साहब, 18 जून 2018 लास्ट डेट थी। एफिडेविट जो सुप्रीम कोर्ट की जारी करदा एफिडेविट ने, जो हर उम्मीदवार ने जमा करना था, उस एफिडेविट के अंदर उनने अपनी जो एसेट से या नेशनलिटी थी वो डिक्लेयर नहीं किया। और 4 थे, और मैंने इन टाइम दरख्वास्त दी थी रिटर्निंग अफसर को कि ये ड्यूल नेशनल है, इनके कागज़ चेक करें। तो रिटर्निंग अफसर ने बाकायदा ऑर्डर पड़ा हुआ है जो आज भी इलेक्शन कमीशन के फाइलों में या मेरे पिटीशन में मौजूद है। तो उन्होंने ये कहा कि फैसल वाडा साहब ने अपना पासपोर्ट दिखाया है जो कि पंच भी और कैंसिल भी है। तो मैंने कहा सर मुझे दिखा दे, कह रहे नहीं मुझे दिखा दिया। बजाय उनके कागज़ रिजेक्ट करी, मेरे कागज़ रिजेक्ट कर दिए, क्योंकि मेरी फेसबुक आईडी पे नियाग्रा फॉल की तस्वीर आज भी लगी है। कह रहे नियाग्रा फॉल जो है ना वो कनाडा में है और आपने कनाडा का वीज़ा क्यों नहीं किया? मैंने कहा जनाब मैं अमेरिका गया हूँ तो वापस आ गया नियाग्रा फॉल देख के, समंदर देखने के लिए मुझे सऊदी अरब जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं कराची से देख के वापस इस्लामाबाद लाहौर जा सकता हूँ। उसके बावजूद रिजेक्ट किया और फिर उस केस से लेके
3 पिटिशन मेरे सिंध हाई कोर्ट में इस वक्त भी एक पेंडिंग है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट। मंदोकेल साहब, जो फैसल वोडा के केस में इलेक्शन कमीशन ने फैसला लिया है, ये पहले तो सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से ऑर्डर आए थे, लेकिन ये जो इलेक्शन कमीशन का हुक्मनामा है, मुझे लगता है ये कुछ और जो मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली हैं जिनके केस या माजी में या माजी करीब में पेंडिंग रहे या उनके ऊपर इल्ज़ामात सामने आए, शायद वो इलेक्शन कमीशन का लोग दरवाज़ा खटखटाएंगे कि इसका भी केस था, इसका भी केस था, इसका हल्फनामा गलत था, या इसने एक दिन बाद छोड़ी, तो वो तो सारे नाहल हो जाएंगे। अब तो ये एक नज़ीर बन गई ना आज। जी बिल्कुल, नज़ीर बननी चाहिए, और यकीनन जिसके कोई कमज़ोर पॉइंट हो और जिसकी कोई अमेरिकन कोर्ट का फैसला हो तो वो सारी चीज़ें आनी चाहिए, एक आदमी करना चाहिए, इसमें कोई परेशान होने की क्या ज़रूरत है। लेकिन सवाल ये है कि 4.25 साल लगे मुझे सिर्फ या हाई कोर्ट या इस्लामाबाद या इलेक्शन कमीशन को फैसल वाडा से ये पूछने के लिए कि भैया आपने नेशनलिटी कौन सी तारीख को छोड़ी है, 18 को छोड़ी या 18 से पहले छोड़ी, 18 के बाद छोड़ी, ये जवाब आज तक नहीं दिया उन्होंने। ये फैसला आ गया और उस फैसले के मुताबिक ये जहाँ भी जाएंगे ये ऐलान किए, और फिर फवाद चौधरी साहब ने कहा कि हमें पहले से पता होता था। तो अब इस चीज़ के ऊपर भी कंटेम्प्ट होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन से मैं आपकी तो से दरख्वास्त करता हूँ कि कंटेम्प्ट अब माफ़ ना करे पेशावर हाई कोर्ट में, यानी जो गुस्ताखियाँ करो, जो बदतमीजियाँ करो और फिर जाके पाँव पड़ो और माफ़ी मांगो, ये नहीं होना चाहिए। इस केस को एक प्रेसिडेंट कायम होना चाहिए ताकि हमेशा से अदारों की कोई तरह तस्दीक ना करे। अब सवाल ये कि ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, नदीम मलिक साहब किस तरह जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने? एक ही डेट, मैं आर्गूमेंट करूंगा, एक ही डेट पे ये केस उसके उड़ जाएगा। उसकी वजह ये डेट क्या है, 4.25 साल से फैसल वाडा साहब ने डेट नहीं बताई है और एडजमेंट लातादाद लिया, और आज भी फॉरेन फंडिंग केस में लगा हुआ था, आज भी उन्होंने एडजमेंट लिया। 7.5 साल उसको हो गए बाबर साहब को। तो सवाल ये है कि ये बपी साहब से भी इस पे पूछते हैं, वैसे फैसल वाडा के लिए अब रास्ता आखिरी जुमला बहुत मजदूर हो चुका है। मलिक साहब जी, आपने शहबाज शरीफ साहब की, आपने जरदारी साहब की क्लिप सुना दी वीडियो, ज़रा इमरान खान साहब की वो क्लिप भी सुना दो कि शेख रशीद को मैं चपरासी न रखूँ, पंजाब के डाकू, वो भी ज़रा सुना देना उन्होंने क्या कहा। लेकिन सवाल ये है ये सारी चीज़ें वो भी आपको दोबारा सुना दूंगा, वो भी सुना दूंगा। जो फैसल वाडा के लिए रास्ता है बपी साहब, वो अगर इस इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर को पढ़ें जिसमें उन्होंने अमेरिकी कौंसलेट कराची के ख़त का हवाला दिया है कि वो 25 जून को उन्होंने कहा कि छोड़िए, उससे पहले एफिडेविट आ चुका था, 18 तारीख को तस्दीक भी हो चुकी थी, 7 को उन्होंने जमा करवाया था। तो बहुत बड़ा सेटबैक हो गया आज तहरीक इंसाफ को कि वो जो शफाफियत का नारा था उस पर तो पानी फिर गया आज। बिस्मिल्लाह। मेरे ख्याल में इतना बड़ा इशू नहीं है जितना बड़ा इशू आज क्रिएट हो गया। फैसल वाडा एक सेनेटर थे हमारी पार्टी के, ठीक है, मेन स्ट्रीम लीडरशिप, सेकंड ईयर लीडरशिप में ज़रूर आते थे, लेकिन उनके फैसले की वजह से पार्टी पे काम उनका एक ज़ाती इशू है। लीगल रिकोर्स उनके पास मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे। आसानी से ज़ाती इशू कह गए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। थोड़ा मेंबर नेशनल असेंबली थे और स्टेट मिनिस्टर थे, और जिस दिन सेनेट का इंतखाब था उस दिन उन्होंने कौमी असेंबली की रुकनियत छोड़ी और सेनेटर बन गए। तो प्राइम मिनिस्टर वाज फुली ऑन बोर्ड इन दिस प्रोसेस। नहीं, अदरवाइज सेनेट की टिकट अवार्ड ना होती। मैं इस वक्त सेनेटर हूँ और मैं SAPM हूँ, मैं सड़क पे अभी कोई इशारा तोड़ देता हूँ तो आप कहेंगे प्राइम मिनिस्टर को शौक आया था उनको कौमी असेंबली की रुकनियत खत्म करके सेनेटर। ऐसा नहीं होता था। ही इज नॉट अवेयर ऑफ एवरीथिंग गोइंग ऑन इन द पॉलिटिकल पार्टी। कौमी असेंबली की रुकनियत उनकी क्यों खत्म करो? एक अर्ज बताता हूँ, अभी उमर अमीन गंडापुर का एक हफ्ता पहले केस आया था, उसके बाद शाह मोहम्मद वजीर का भी केस, दोनों को डिस्क्वालीफाई किया। बता दीजिए कौमी असेंबली की रुकनियत क्यों खत्म करवाई? पॉइंट सुन ले, दोनों को कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाद रीइंस्टेट कर दिया। सर आप बात इसमें भी ऐसा हो जाएगा कि कौमी असेंबली की रुकनियत उन्होंने अदालत में जाके बयान दिया कि मैंने छोड़ दी है, अब ये केस ही नहीं चल सकता। वो इसलिए ना, उनको अंदाजा था कि टेक्निकली वो देख रहे थे कि शायद कोई उनका केस कमजोर होगा, ही वांटेड टू डू दैट। इसमें कोई बड़ा इशू नहीं, इसमें पार्टी को इंडाइट करना या प्राइम मिनिस्टर साहब को इंडाइट करना, प्राइम मिनिस्टर की मर्जी के बगैर सेनेटर मुंतखब क्या कर रहे हैं? एक अर्ज करते हैं, इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने एक पूरी एक पार्टी है, ठीक है, उसकी पूरी मेन स्ट्रीम लीडरशिप है पड़ी, 62(1)(f) के तहत वो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। तो सारी पार्टी जो है ना वो उनको फारिग हो जाना चाहिए क्योंकि उनका लीडर झूठ बोल रहा था। मिनिस्टर ने कौमी असेंबली से 2000 इस्तीफा मंजूर करके उनको सेनेट की टिकट अवार्ड कर दी, वो सेनेटर मुंतखब हो गया। आप कहते हैं उनको पता ही नहीं था। मैं एक सवाल बताता हूं, 2018 में कमाल कर रहे हैं सर, वो बात बोलें तो अकली तौर पे बंदा तस्लीम कर सकता है। पॉइंट सर, 2018 में 200 लोगों ने मुस्लिम लीग नून से इलेक्शन लड़ा था। सबको मुस्लिम लीग सारे 62(1)(f) में नाइल होंगे। तो सुन सर मेरा पॉइंट, पीटीआई ने, इमरान खान ने
फैसल वाडा की कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफा वसूल करके उनको सेनेटर बनाया एंड ही वाज नॉट अवेयर। दिस इज व्हाट एक चीज मैं बताता हूं, उनको मालूम नहीं था कि मसला क्या है। देखिए प्राइम मिनिस्टर के पास क्या इंफॉर्मेशन होगी, कौन सा मेरा मेंबर क्या करे, मेरा पॉइंट सुनने को। तो सर प्राइम मिनिस्टर को शौक आया था उनका कौमी असम्बली से छुट्टी का। आपने सवाल पूछा, उन्होंने वो कौमी असम्बली की नशिस्त लूज कर दी। इकट्ठे पूछ ले, मैं जवाब इकट्ठा दे दूंगा। साहब वो नशिस्त जीत चुके हैं जो वो हारे थे, और प्राइम मिनिस्टर ने उनका इस्तीफा क्यों लिया फिर? आर यू डन? मैं जवाब दे दूं जरा, इसका जवाब दीजिएगा। नून लीग से नहीं शुरू करिएगा, अपना जवाब दीजिए। लॉजिक देने की कोशिश कर रहा हूं ना। अगर 200 लोग एमएनए की सीट के ऊपर मुस्लिम लीग नून से इलेक्शन लड़ते हैं, इसके सोच के साथ पीटीआई का सर फैसल वाडा का पॉइंट क्या, मेरा पॉइंट सुनो। उनका लीडर जो है 62(1)(f) के तहत नाअहल हो चुका है, तो फिर उन 200 वाडा का इस्तीफा क्यों प्राइम मिनिस्टर ने कबूल किया? उन 200 लोगों को पता था कि नवाज शरीफ साहब नाअहल हो चुके हैं, वो झूठ बोल रहे थे, का इस्तीफा प्राइम मिनिस्टर ने कबूल फिर उन सबको इस्तीफा देना चाहिए। फैसल वाडा का इस्तीफा क्यों कबूल किया? नहीं, ऐसा नहीं होता। डू यू थिंक प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता? डू यू थिंक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान विल बी नॉलेज ऑफ एवरीथिंग? किसने क्या झूठ बोला? नहीं पता था। मैं इस वक्त कौन से टॉक शो बैठा, प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता था। देखिए ये कौमी असम्बली की रुकनियत और टॉक शो में बैठने में आप कोई खुदा का खौफ करें, कुछ थोड़ा करीब रखें चीजें। कैबिनेट मेंबर्स होते हैं, कल को कैबिनेट मेंबर किसी जगह पकड़ा जाए, वाडा कैबिनेट मेंबर थे। देखिए दैट इज नॉट द पॉइंट। आई थिंक यू आर गोइंग ऑन द रॉन्ग ट्रैक राइट नाउ जी। आई एम ऑन द राइट ट्रैक। आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मैं सवाल पूछता हूं पीटीआई से मेंबर का इस्तीफा क्यों कबूल किया? आप कहते हैं नून लीग। अगर 200 लोग, तो फिर आप कहते हैं अगर 200 लोग इलेक्शन लड़ते वो गलत लड़ रहे थे। फिर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक 62(1)(f) ये तलवार है जो बहुत सारे लोगों के सर के ऊपर माजी में भी लटकी, अभी भी आज फैसल वाडा उसका शिकार हुए, बल्कि मेरे ख्याल में 3 खवातीन MNAs हैं, उनका केस भी मुझे मालूम नहीं उनका स्टेटस क्या है, वो भी आगे पीछे कहीं घूम रहा होगा। ये मामला संजीदा है जी। मेरे ख्याल में एक तो ये तमाम शिकें जो हैं ये बहुत पुरानी इंट्रोड्यूस हुई हैं और बड़ी सस्पिशियस शिकें हैं। मैं समझता हूँ इन शिकों को हमें रिवाइज़ करना चाहिए और दोबारा से एक नए सिरे से एक ऐसी उसमें तरमीम करनी चाहिए कि किसी के भी ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो सके। हाँ, बददियानती अगर वाकई मटीरियल बददियानती साबित होती है तो उसका कानूनी तरीक़ाकार ज़रूर होना चाहिए, मगर सियासी विक्टिमाइजेशन के लिए इसका इस्तेमाल जो है उसको किसी हद तक कंटेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं दोबारा से कहूँगा कि इस पर गौर करना ज़रूरी है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि अगरचे फैसल वाडा साहब कुछ पैरामीटर्स तो वज़ा करने पड़ेंगे हुए हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ ये जी कहिए, सॉरी, कुछ पैरामीटर्स तो वज़ा करने पड़ेंगे ना। आप ना इसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर सकते हैं और ना इसको ऐसी तलवार बना सकते हैं कि पलक झपकते में किसी का भी सर कलम हो जाए। कोई तवाज़न होना चाहिए, रहना चाहिए उसको। जी बिल्कुल बिल्कुल, 100% यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी जो अहम बात है वो ये कि हमें इस पे भी गौर करना होगा कि हर जो जुर्म के बाद उसकी सज़ा मिलती है उसके बाद उसकी रिहेबिलिटेशन का एक प्रोसेस होता है। तो ये हमने दूसरा जो सिलसिला है कि ताहयात किसी को नाअहल कर देना, क्या इसका जवाज़ बनता है, इस पे भी गौर करना चाहिए। इस पे भी बैठ के उसी तरह बात करनी चाहिए जिस तरह आपने अभी पहले नुक्ते के ऊपर आपने जो बात की है, उसी लेंस से इसके ऊपर भी सोचना चाहिए कि जुर्म के बाद अगर कोई मैं ब्रेक ले लूँ, मैं इस नुक्ते पे भी वापस आता हूँ। इसमें बड़े बड़े लोगों के नाम है, नवाज शरीफ का नाम है, इसमें जहांगीर तरीन का नाम है, तो क्या वो गुंजाइश होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? एक ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर मुसद्दिक कहते हैं कि 62(1)(f) लाइफ टाइम डिसक्वालिफिकेशन, इसके ऊपर कुछ गौर करने की ज़रूरत है। मंदो खेल साहब, आप ही से पूछता हूँ, इनके लीडर नवाज शरीफ 62(1)(f) के तहत लाइफ टाइम डिसक्वालिफिकेशन है। जहांगीर तरीन के ऊपर भी इसी का इतलाक होता है और अब फैसल वाडा के केस में भी इलेक्शन कमीशन ने 62(1)(f) का ही कहा है कि उसी ज़ुमरे में आते हैं। तो 62(1)(f) इसको देखना चाहिए या ऐसे ही रहना चाहिए, क्या करना चाहिए? बिल्कुल देखना चाहिए, लेकिन अब बड़ा कड़ा इम्तिहान आ गया नदीम मलिक साहब। कड़ा इम्तिहान ये आ गया कि आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट के हमारे बार एसोसिएशन के सदर एहसन बून साहब ने एक पिटीशन दाखिल की है जिसमें इमरान न्याजी साहब ने बड़ी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया कि सुप्रीम कोर्ट बार वाले फिर जेल के दरवाजे खोलो, ये हो सारा। अब देखते हैं कि फैसल वाडा वाले केस में यू टर्न लेते हैं कि नहीं लेते हैं। लेकिन मेरा भी अपना ये है, मैंने उस वक्त भी कई, इससे पहले भी मैंने कई टीवी चैनल पे इस चीज़ की हिमायत की है कि 62(1)(f) में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, न ये लिखा हुआ है 5 साल, न ये लिखा हुआ है टेन्योर, न ये लिखा हुआ है लाइफ टाइम के लिए। तो उसकी तशरीह ज़रूर होनी चाहिए
ये ज़रूर उस पर भी डिबेट होना चाहिए, असम्बली के फोरम पे होना चाहिए, बजाय सुप्रीम कोर्ट के धक्के खा ले। हमारे पास एक फोरम मौजूद है, अगर सब मौजूद है उसमें तो ये ज़रूर होना चाहिए। उसके लिए मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि लाइफ टाइम के लिए इस्लाम में भी एक माफ़ी की जो है ना वो गुंजाइश है। तो आप कैसे एक शख्स को लाइफ टाइम के लिए करो, इवन कि इसके बावजूद कि आज मेरे केस में फैसल वाडा साहब जो है ना वो आप क्या तजवीज़ करते हैं कि वो एक टर्म होनी चाहिए? एक टर्म होनी चाहिए? अब मेरे हिसाब से एक टर्म होना चाहिए। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है, मेरे पार्टी का मैं वर्जन नहीं दे रहा हूँ, मैं अपने ज़ाती दे रहा हूँ कि एक टर्म होना चाहिए। इस वजह से कि आप एक आदमी को अगर छोटी सी गलती कर ले, मिसाल के तौर पे पिछले इलेक्शन में ANP के मेरे साथ कैंडिडेट थे, इसने पुराना अकाउंट शो किया, उसको रिजेक्ट हो गए पेपर। ऐसे होना चाहिए, एक टर्म के लिए फैसल वाडा का केस देखें तो फैसल वाडा का कसूर यह है कि उसकी नेशनैलिटी का जो ऑफिशियल हुक्मनामा है वो 25 जून को आया और एफिडेविट उसका जो है उसे एक हफ़्ता पहले उसका 18/6 को उसका एफिडेविट फाइनलाइज हो जाता है, हल्फनामा, और 25 को उसका हुक्मनामा आया। तो इस 7 दिन की गलती से वो लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई होगा। तो यहाँ तो गुंजाइश बनती है, लेकिन करप्शन वाला पैसा, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक जहाँ करप्शन का इल्ज़ाम हो कि पैसे कमाए हैं, लंदन के फ्लैट्स खरीदे हैं, तो वहाँ गुंजाइश होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मेरा तो ख्याल है कि वहाँ बड़ा स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, लॉ कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। मेरी ज़ाती राय तो यही है। देखिए, जो आप उस डिस्क्वालिफिकेशन को देखें जो सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, तो इस बुनियाद पे नहीं दी थी। वो तो इस बुनियाद पे दी थी कि जब आप एग्ज़ाइल में थे और अपने वीज़े के लिए अपने बेटे की कंपनी जो दुबई में थी उसमें आप बोर्ड मेंबर, बोर्ड के चेयरमैन बने थे, अकाउंट्स रिसीवेबल थे, लेकिन बाद में जो नैब की अदालत में केस चला, तो नैब की अदालत के अंदर तो हुक्मनामे में क्या लिखा था उन्होंने लंदन फ्लैट्स के मुतालिक? जी बिल्कुल, उन्होंने उस पर सज़ा दी थी। और इस तरह के फ़ैसले अगर मलिक अरशद साहब की वीडियो उनके साथ साथ ना चल रही हो, या अदालत के पिछले हाथे से एक जर्नलिस्ट जो हैं वो ना ढूंढ सकें किसी एक ऐसे शख्स को जो फ़ैसला लिए या फ़ैसला करवाने के बाद वो तो केस आपका अभी अदालत में है, अगर गुंजाइश होगी तो अदालत से आपको गुंजाइश भी मिल जाएगी। मैं वही आपको लेकर जाना चाहिए। जी देखिए, मैंने आपको पहले कहा कि मैं बिल्कुल आपकी बात को कंटेस्ट नहीं कर रहा, मैंने इसी वजह से पहले कहा था कि हर सज़ा जो है उसका तयन होना चाहिए, जो जुर्म है उसकी नौइयत सामने रखते हुए सज़ा का तयन होना चाहिए। लेकिन मुल्क में ऐसे फ़ैसले नहीं होने चाहिए, चाहे वो भुट्टो का कत्ल हो या जिस तरह जस्टिस सिद्दीकी साहब ने आके कुरान के ऊपर हाथ रख के बयानिया जो है उसका इजरा कर दिया था, या मुंह छुपा के लोग अदालतों से निकल रहे हों, या वीडियो सामने आ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए था। इससे वकार अदालत का ख़राब होता है, वकार सियासत का ख़राब कमीशन ने फैसला दिया है ना, अदालत से फैसले आए हैं तो आप अदालत पे भरोसा रखें, फैसला आपके केस में भी मिल जाएगा। आपको तखीर हो सकती है जो नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे भी 4 साल लगे हैं फैसल वाडा के केस में भी। जी मैं बिल्कुल, तो मेरा इसमें आपसे इख्तिलाफ नहीं। इस पर्टिकुलर केस के अंदर जो मैं एक बात इजाफी कहना मैं जो इजाफी बात करना चाहता हूँ वो ये है, मलिक साहब के इस केस के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल इसी तरह के केस थे मुस्लिम लीग के 2 अरकान के, जिसमें उन्होंने एप्लीकेशन जमा करवा दी हुई थी अपनी शहरियत ख़त्म करने की, लेकिन उनको स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से सर्टिफिकेट नहीं मिला हुआ था। मगर उन्होंने गलत बयानी नहीं की, उन्होंने बड़ी वाज़ेह शक्ल के अंदर अपने कागजात में लिखा कि ये हमारी रसीद है, हम अप्लाई कर चुके हैं। और अदालत ने सुओ मोटो लेते हुए ये कहा कि क्योंकि आपका स्टेट डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेट नहीं आया था, इस वजह से आप सेनेट के मेंबर नहीं हो सकते। यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे थोड़ी सी एलिमेंट, थोड़ा सा ट्विस्ट है इसके अंदर कि आपको मालूम था कि आप के कागजात नहीं हैं, आपने वहाँ पे गलत बयानी की, उसके बाद आप अदालत से छुपाते रहे। फिर जब फैसला आने लगा, जैसा कि आप अभी कह रहे थे, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनकी MNA की सीट कैंसिल कर दी, जिसके नतीजे में हमारे भाई मंदुखेल साहब इलेक्शन जीत के आए, यानी कुर्बानी दे दी एक सीट की, और फिर उनको सेनेट में ले आए। ये जो रवैया है PTI का, अगर यही क्लिप चलाए जाएं जो नवाज शरीफ साहब के नाअहल होने पे जो था ना, जो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर नहीं डालना था, चाहिए था। ये मेरी राय यहाँ यही है जो आपने अभी कही कि प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ये बोझ नहीं जाना चाहिए था। एक लेकिन सवाल इसी की कंटिन्यू 62(1)(f) के ऊपर करेंगे। 62(1)(f) करप्शन की सज़ा हो और पैसा कमाया हुआ साबित हो जाए। अभी नवाज शरीफ का केस डालता हूँ मैं उसकी एज ए पर्सन उसको छोड़ता हूँ, लेकिन अगर ये साबित हो जाए कि इसने 10-20 करोड़ रुपया कमाया है, लंदन में जायदाद खरीदी है, एजवर्ड रोड पे जितने लोगों के अपार्टमेंट हैं ना, एक दफ़ा तहकीकात करें किसने पाकिस्तान से पैसा कैसे वहाँ लेके गया। अगर साबित होता है कि ये चोरी का पैसा है, फिर तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, फिर तो लाइफ टाइम ही डिस्क्वालिफिकेशन होनी चाहिए।
थोड़ा सा ना डिफ्रेंशिएट करते हैं। इशू ये है कि अगर एक तो मजलिस शूरा का रुकन है जो पार्लियामान के जैसे सेनेटर साहब मंदो खेल और मैं हैं, हमारा एक स्टैंडर्ड है, एक है स्टैंडर्ड किसी क्लर्क या किसी बैठे हुए का। मजलिस शूरा जो है ना वो डिपेंड करता है पूरे मुल्क का, इसने एक वो आइनीन बनाना है, उसने डिसीजंस करने मुल्क की सियासत के, तो उसके ऊपर जो लेवल है ना जजमेंट वो बहुत सख्त होना चाहिए मेरे ख्याल के ऊपर। एक टर्म 2 टर्म ये तो डिसाइडेबल चीज़ है, लेकिन उसकी अगर झूठ है और उसने कहीं ऐसा बोला है तो फिर तो वो बार बार झूठ ही बोलता रहेगा। वेरी फ्रैंकली, अगर आप कहते हैं कि अगर झूठा एफिडेविट है तो उस पर भी सख्ती होनी चाहिए। सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है फॉर एग्जांपल, मैं इस वक्त फैसल वाडा की बात नहीं कर रहा, फॉर एग्जांपल सिटिंग प्राइम मिनिस्टर कहता है कि जी मैं पाकिस्तान का वजीर आजम हूं, लेकिन मैं दुबई में एम्प्लॉय, लेकिन मैं भूल गया कि मैं 8 साल तक किसी एक बोर्ड का मेंबर रहा, 2006 से 2014 तक मैं सिटिंग प्राइम मिनिस्टर होते हुए भी किसी जगह बोर्ड मेंबर था और 10,000 दिरहम की तनख्वाह रिसीवेबल थी। ये वो झूठ है जिसकी माफी नहीं बन सकती, बिकॉज आपके पास आपकी फौज के इख्तियारात आपके पास हैं, आप CNC हैं, आपके पास वो डिसीजंस आते हैं जो कॉन्फिडेंशियल है। लेकिन एक बात आपने कही है तो मैं आपसे जवाब चाहूंगा। 10,000 या 10 लाख या 10 करोड़ अकाउंट रिसीवेबल हो अगर, तो अकाउंट रिसीवेबल पे डिस्क्वालिफिकेशन बनता है। नहीं, उन्होंने अपने उसमें रिटर्न डिक्लेरेशन में भी नहीं लिखा। नहीं, जो आज फैसल वाडा ने अकाउंट रिसीवेबल पे डिस्क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ब्रेक के बाद पूछ लीजिए, बिल्कुल होना चाहिए। नहीं, इसका इशू भी था, रिटर्न में डिक्लेरेशन भी नहीं दी कि मैं वहां पे किसी जगह नौकरी करता रहा। ही फॉरगॉट टू मेंशन दैट कि मैं एम्प्लॉय हूं। एम्प्लॉय के लिए सैलरी ड्रॉ ऑनरेरी कैपेसिटी भी तो मैं भी कर रहा था, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? सो ऑनरेरी कैपेसिटी भी आप कर रहे हो, यू हैव टू डिक्लेयर कि यू आर वर्किंग फॉर इट, दैट डज नॉट एलिवेट। वो आप वहां से बच के निकल नहीं सकते थे, फिर भी बड़ा हाईएस्ट स्टैंडर्ड रहना चाहिए। यस, और खास तौर पर अगर पैसा कमाया साबित हो रहा हो, स्टैंडर्ड के अलावा ब्रेक ले लेंगे हमारे साथ। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर का अपोजिशन के ऊपर गम और गुस्सा आज कुछ ऊपर के लेवल पर था। नवाज शरीफ के लिए भी उन्होंने आज अपने तकरीर के अंदर जिक्र किया, वो भी दिखा देंगे। वो जो इलाज करवाने गया था अपना बाहर, एक मुजरिम कहता जी बड़ी दिल की बीमारी है, अभी वो चल रही है कि वो सीढ़ियों पे चढ़ता जा रहा है दिल की बीमारी के साथ, अपनी फैक्ट्रियां देख रहा है जाके वहां, और उसको यहां कोई वकील कह रहे हैं कि जनाब इसको फिर से मौका दो मुल्क लूटने का, लाइफ टाइम बैन इसका खत्म करो। जिस मुल्क के अंदर बड़े बड़े चोरों को इंसाफ का निजाम उनको सजा ही ना दे, सिर्फ छोटे चोरों को पकड़े, उस मुल्क का तो कोई मुस्तकबिल ही नहीं है। डॉक्टर मुसद्दिक साहब, फिर वो बुला लीजिए नवाज शरीफ को वापस और अदालत से एक दफ़ा सामना तो करने दीजिए, इंसाफ हो जाएगा। जी, मैंने तो ये तमाम बातें जो हैं आपके सामने रखी हैं। पाकिस्तान की पूरी सियासी तारीख उठा के देख लें तो मैंने अभी आपको बताया फ़ैसले कैसे हो रहे हैं। किसी की वीडियो निकल रही है, कोई पिछले दरवाजे से निकल रहा है, किसी को आप बेटे से तनख्वाह ना लेने पर डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। अभी मेरे सेनेटर साहब की वापसी बड़ी अच्छी प्यारी बातें कर रहे थे, लेकिन वीज़ा डिक्लेयर करना किसी जगह पे, डॉक्टर साहब नवाज शरीफ की वापसी, द बेस्ट ऑफ माई रिकलेक्शन, जी बिल्कुल नवाज शरीफ की वापसी भी होगी। नवाज शरीफ की वापसी क्यों नहीं होगी, मगर वो उस वक्त होगी जब उनका इलाज मुकम्मल हो चुका होगा। और उसके अलावा इंशाल्लाह जैसे डॉक्टर साहब उनको बुलाइए, वो ज़रूर आके अदालत से भरोसा रखिए कि आपको इंसाफ मिलेगा। अदालत से मिसट्रस्ट तो नहीं होना चाहिए, इतना तगड़ा फैसला इलेक्शन कमीशन ने दिया है। बाकी कुछ जजमेंट्स जो हैं वो जजमेंट्स तो आपके सामने हैं ना। मैंने आपके पहले भी आपके सामने गुजारिश यही रखी है कि अदालत की जो जजमेंट्स हैं वो तो आपके सामने हैं, और उनके अंदर जो कंसिस्टेंसी है, जो एक रूल अप्लाई आप करते हैं किसी के ऊपर तो वो कंसिस्टेंटली सब पे अप्लाई करें। मगर वहाँ पे आप घबरा जाते हैं, कई चीज़ों पे सुओ मोटो होता है, कई चीज़ों पे सुओ मोटो नहीं होता। इस वजह से पाकिस्तान के अंदर कुछ जजमेंट, तो आपको नवाज शरीफ के केस में अदालत पे भरोसा नहीं है। आपकी बातों से तो इस बात से खुला इजहार है कि नवाज शरीफ के केस में आपको अदालत पे भरोसा नहीं है। आपको ऐसे हालात चाहिए, ऐसी इन्वायरमेंट चाहिए जहाँ आपको तसल्ली हो कि अब आपको पकड़ेगा कोई नहीं। जी, मैं आपको बताया कि कुछ जजमेंट्स जो हैं हमारा तो उनके ऊपर जो क्रिटिसिज्म है वो सबके सामने है, ढका छुपा नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि अदालत के ऊपर एतमाद नहीं है। हमारी, जिसको मैंने आप पहले भी कहा कि फ़ैसलों के अंदर जिस तरह भुट्टो साहब का केस था, उससे पहले बहुत से केसेस हैं जिसमें अदालतों के ज़रिए मुल्क के वज़राए आज़म को रिमूव किया गया है। आपके सामने जजेस की स्टेटमेंट्स हैं जिसमें आके उन्होंने ख़ुद बताया है कि उनके ऊपर क्या क्या प्रेशर था और किस किस प्रेशर में उन्होंने क्या क्या किया। तो थोड़ी सी जो हमारी तारीख़ है
जजमेंट्स की, जूरिस्प्रूडेंस की, उसके अंदर भी थोड़ा सा मैं समझता हूँ इंटेग्रिटी आनी चाहिए, और आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। मंदोखेल साहब, लेकिन वो जरूर जो प्राइम मिनिस्टर के गुस्से का आज इजहार था, लगता है कि उसके अंदर जो नो कॉन्फिडेंस के हवाले से लाहौर के अंदर मुलाकातें चल रही हैं, तहरीक अदम इत्मीनान लाने के हवाले से, उसका बड़ा दखल था। क्या इम्कान मौजूद है कि आइंदा चंद रोज़ में पीपल्स पार्टी और नून लीग, काफ लीग और MQM को मनाने में कामयाब हो जाएं और तहरीक अदम इत्मीनान लें? इसके इम्कानात हैं या नहीं है? जी मेरे ख्याल में तो बहुत ज़्यादा इसके हमारा उसकी वजह ये मंदोखेल साहब, सॉरी, देखिए मलिक साहब, हमारा काम है पैगाम देना। यकीनन काफ लीग के जो MNA MP है उन्हें भी आवाम में जाना है, MQM वाले ने भी आवाम में जाना है, तो आवाम में क्या जवाब देंगे? एक जुर्म, एक नाइली, एक महंगाई, एक अफरा तफरी, ये सारी चीज़ें हम रोज़ गिनवाते हैं। इन सब का तो ज़िम्मेदार तो फिर इत्यादी भी है। तो अगर ये इत्यादी साथ देते तो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, कि मैं कहता हूँ ये इत्यादी पे से ज़्यादा जो है ना वो तहरीक साहब की अपने लोग जो है ना वो उनसे नाला है। बहुत सारे MNA का मैं बार बार हवाला देता हूँ, नूर आलम खान का, आमिर लियाकत का, कराची किन के MNA का, सब जो है ना वो हर कोई ना कोई जो है ना वो, खुद परवेज़ खटक साहब का आपके सामने की बात है सूरत हाल। तो सवाल ही ऐसी सूरत हाल में तो हुकूमत के ख़िलाफ़ हो, यानी हमारा तो काम है, देखे हम जदोजहद में कामयाब हो या ना हो, तो इसका कोई टाइम फ्रेम भी है आपके जहन में, या ये ओपन एंडेड है? कोई है हफ्ता, 2 हफ्ते, कोई टाइम बताएंगे कितने दिनों में लाएंगे अदम इत्मीनान? नहीं, देखिए मेरी बात सुनो मलिक साहब, आप ज्यादती करोगे अगर टाइम हमसे मांग रहे हो। उसकी वजह ये है, बिलावल भुट्टो साहब की पहले दिन से PDM के इजलास में एक के पंजाब और मरकज़ में अदम एतमाद, नई नून लीग वालों को कन्विंस नहीं कर सके हम लोग, या क्या वजह है? बहरहाल तो हम तो कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन सवाल दूसरे में आपके साथ साथ जवाब, आपने एक बात कही है कि अगर फैसल वाडा साहब या दूसरा जो ना डिसक्वालीफाई हो गया तो प्राइम मिनिस्टर को आप वो नहीं दे सकते हो, मुर्द इल्ज़ाम नहीं दे सकते। मैं कहता हूँ है, इस वजह से फैसल वाडा साहब को जो टिकट दिया है तो सिंध के पूरे इनकी पार्टी खड़ी हो गई, रिटर्न पे दस्तखत करके प्राइम मिनिस्टर को कहा कि इस शख्स को टिकट नहीं दे। प्राइम मिनिस्टर साहब आए, जो काबीने की इजलास थी, मुझे याद हो गए, बपी साहब मुझे करेक्ट करेंगे, वो इजलास मुलतवी करके कराची पहुंचा और सिंध वालों को बोलो नहीं ये बड़ा काम का आदमी, इसको टिकट देंगे। नंबर 1 मिसाल। दूसरी बात आपको याद होगा जो उसने कहा कि बलूचिस्तान में 70 करोड़ चल रहे, और फिर 70 करोड़ में एक ठेकेदार निकला है, अब्दुल कादिर की मैं बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद वो बलूचिस्तान के सारे लोग खड़े हो गए, तो उन्होंने वहाँ पर जाके अब्दुल कादिर से टिकट ले लिया और जाके उसको दे दिए, जो अभी गवर्नर बना है आगा साहब को टिकट दिए। अब्दुल कादिर से फिर टिकट उसने बाप पार्टी ने लिए, फिर उसने आगा साहब को आपस में विड्रॉ करा दिए और अब्दुल कादिर साहब को सेनेट पे लेके पहुंचा दिए, और फिर उसके साथ साथ आगा साहब को गवर्नर बना दिए। तो आप मुझे बताओ ये फैसले तो यही कर रहे हैं ना, इनकी जो बप्पी साहब से जवाब, टाइम थोड़ा रहता जा रहा है, आप इसको डिफेंड करेंगे जी? ये जो उन्होंने पूरी स्टोरी बताई है आपको सेनेट के टिकट देने की, मैं इतनी खुशी कि अब्दुल कादिर साहब ने ना हमारी पूरी की पूरी पार्टी के ऊपर इतना होमवर्क करके आए। काश कि हम भी इतना होमवर्क करके आते कि इनकी पार्टी में टिकट चलता कितने का। फॉरगेट दिस ऑल थिंग, द पॉइंट रिमेंस। अदम एतमाद वाली बात पे थोड़ा एक्सप्लेन। उन्होंने कहा आपकी पार्टी ने 70 करोड़ का जिक्र किया था, तो सही बोला उन्होंने आपका रेट। हमारी पार्टी वो वाहिद पार्टी है जिसने 2018 इलेक्शन से पहले कम से कम 15 MPs को KP वालों को डिस्क्वालीफाई कर दिया था, टिकट छोड़ें। यही स्टैंडर्ड होते हैं। और क्या हाँ डेली एहतसाब का जवाब देना 20 बंदों को, रोजाना हिसाब का जवाब देना। जिन्होंने 15 ने वोट डाला आज तक किसी और 15 को घर भेजे, किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने जवाब दिया इस बात के ऊपर? आप 15 घर भेजे ना जिन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट डाला। ये पॉइंट नहीं है, वो प्रूव हो गया कि कौन से वाले यहाँ पड़े। आप ही कहना ना कहाँ पे आ गया? नहीं ये नहीं होता। आपने जो प्रैक्टिस कहाँ पे आ गया का मतलब है पता है सबको। एक चीज और मजे की बात है, अदम एतमाद की जो बात कर रहे थे, एक सवाल पूछ लूं। अगर अदम एतमाद की एक्सरसाइज ये सोचते हैं इसके ऊपर, तो अगर पीपल्स पार्टी ने, जरदारी साहब ने सवाल पूछ लिया कि हम अदम एतमाद ले आते हैं, अगर नवाज शरीफ साहब तशरीफ में, तो नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे। यानी वो जो इक़्तिदार की रेवोल्यूशनरी जो एक गट्स होते हैं ना एक पॉलिटिकल लीडरशिप में, वो नून लीग में एग्जिस्ट नहीं करते। पीपल्स पार्टी वाइज खेल रही है, वो नून लीग को अपनी पेश पे लेके आ रही जा रही, लेकिन भोले ये भी नहीं है। जो लीडरशिप क्राइसिस है इस वक्त नून लीग के अंदर, वो एक्सपोज हो जाएगा, वो बड़ा होता जाएगा। नून लीग कभी भी पीपल्स पार्टी के फाइल एंड एक्ट्स को ज्वाइन नहीं करेंगे, नो मैटर व्हाट हैपेंस इज। आपके ख्याल में अदम एतमाद नहीं आ सकती? नहीं, अदम एतमाद आ ही नहीं सकती, नून लीग खत्म हो जाएगी। मैं आज आपको लिख दूं, अगर अदम एतमाद आ गई तो नून लीग मरियम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ, ये दोनों टूट जाएगी। नून लीग का बिल्कुल पारा खत्म हो जाएगा। आप लिख के उसकी वजह मैं लिख देता हूं, लिखिए आप, ये लिख लिया ब्रोकन। लास्ट मिनट है,
क्लोजिंग रिमार्क्स आपसे ले लूँ, अदम इत्मीनान कब आएगी? आप लोग रोज़ डरा रहे हैं तहरीक इंसाफ वालों को, टाइम फ्रेम भी बताइए। खुलेआम मीटिंग कर रहे हैं आप कैमराज के सामने और कह रहे हैं हम अदम इत्मीनान लाएंगे, ज़ेर गौर है, कब आएगी? और ये नहीं कहना 2023 से पहले आएगी सर? जी मेरे ख्याल में मैंने तो आपको पहले ही ये मुकदमा पेश किया है। पहली बात तो ये है कि मैं अपने भाई को ये बता दूं कि अगर ये बहादुरी गाली निकालने को समझते हैं तो वाकई शायद ये बहादुरी हम कम करेंगे। कौन सी गाली कम करेंगे? हमारे यहाँ भी तल्ख कलामी लोग करते हैं, लेकिन मलिक साहब मैंने ऐसा कोई वो नहीं किया गुस्ताखी सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। लोगों को निकालते नहीं, मैं तो वैसे आपको कह रहा हूँ, मैं तो बहादुरी की डेफिनेशन आपको नहीं आप वैसे मतलब वो तो ऐसे 10 चीजें तो मैं भी गिना सकता हूँ सर, ऐसा ना कह रहे ना, मैंने कुछ नहीं कहा। नहीं आपकी बात नहीं, मैं वजीर आजम की बात कर रहा हूँ, मैं वजीर आजम की बात कर रहा हूँ। नहीं उन्होंने भी ऐसा कभी नहीं कहा। फिरते हैं किसी को चोर, किसी की बेटी को चोर। जी लेकिन दूसरी बात ये है कि जो मुकदमा कब लाएंगे एक सेंटेंस का और अवाम की मुफलिसी का, और जी मैं जवाब दे रहा हूँ जी इंशाल्लाह। जैसे ही हम तो अपना मुकदमा लेके, जैसे कादिर मंदोखेल साहब भी कह रहे हैं, हम तमाम अपोजिशन की जमातों के पास भी जा रहे हैं और हुकूमत के हलीफों के पास भी ओपनली जा रहे हैं, और जैसे ही हमारे नंबर्स पूरे होंगे इंशाल्लाह हम ज़रूर लेकर आएंगे अदम एतमाद, अगर हमारे नंबर्स पूरे हो गए। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, शुक्रिया, आज के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।